हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम ई विद्यालय है। सो कैसे आप लोग, आशा करते हैं अच्छे होंगे। जैसा कि थंबनेल में आपको दिख गया होगा, आज अपने शुरू कर रहे हैं राजस्थान का करंट अफेयर। ठीक है, जैसा कि आजकल के एग्जामों में अपने देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा वेटेज रह रही है करंट अफेयर की, और जो कुछ भी स्टैटिक भी पूछा जा रहा है वो बिल्कुल पूछा जा रहा है करंट अफेयर से रिलेटेड। सो उसी को ध्यान में रखते हुए अपने शुरू कर रहे हैं राजस्थान का करंट अफेयर। जो अपने पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे और हर एक लाइन को, हर एक करंट अफेयर को पूरा खोल के, पूरी अच्छी तरह समझ के एक कहानी के रूप में, या मान लो या उसके हर एक तथ्य को बिल्कुल बारीकी से ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक नया ट्रेंड या एक नई शुरुआत कर रहे हैं करंट अफेयर्स की। ऐसा नहीं कि अपनों ने एक पर्सन बना लिया। देखो, करंट अफेयर होता क्या है? करंट अफेयर याद नहीं रखा जाता। करंट अफेयर जो अपनी डेली दिनचर्या के अंदर जो डेली दीन दुनिया में चल रहा है वो होता है करंट अफेयर, है ना। उसको ऐसे रट्टाफिकेशन से नहीं याद किया जाता, उसको समझ के, है ना, उस तरीके से याद किया जाता है। ऐसे रटेंगे उस चीज़ों से याद नहीं होता है वो। उसको जैसे रोज़ डेली रूटीन में जैसे 3-4 बार करंट अफेयर पढ़ लिया, है ना, डेली की 3-4 बार देख लिया, तो वो चीज़ें अपने एक आइडिया लग जाता है ना। और जो आजकल पूछा जा रहा है एग्जाम के अंदर, बिल्कुल करंट अफेयर से रिलेटेड स्टैटिक पूछी जा रही है। जो पुराना एग्जाम का ट्रेंड था उसको हट के भी कुछ नए ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अपने करंट अफेयर भी उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। जैसे आप पढ़ते थे, देखो कुछ भी जिंदगी में अचीव करने के लिए अपने कंफर्टेबल जोन होता है, उस जोन से बाहर आना पड़ेगा आपको। के लिए नौकरी लगने के लिए नहीं, जिंदगी में कुछ भी अचीव करने के लिए आपको हमेशा कंफर्टेबल लेवल से बाहर आना पड़ता है। दुनिया में कोई भी चीज़ आपको कंफर्टेबल जोन में रहकर नहीं मिल सकती, चाहे वो नौकरी हो, व्हाटएवर कुछ भी हो। यदि सफलता लेनी है तो अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर आकर आपको काम करना पड़ेगा। उसी तरीके से करंट अफेयर भी कुछ आप एक कंफर्टेबल जोन से हटकर पढ़ेंगे, तभी आपको सफलता मिलेगी। ओके, थोड़ा सा टाइम देंगे तो जरूर सफलता हासिल होगी। आज पहली क्लास है, बिल्कुल अच्छे से और बिल्कुल आराम से और हर चीज़ को खोल के पढ़ेंगे। उस करंट अफेयर से या उस हेडलाइन से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आप भी प्लीज़ सहयोग करना, समझने की कोशिश करना, पूरी क्लास देखना, उसको रिवीजन करना, फिर देखना आपके अंदर इम्प्रूवमेंट दिन प्रतिदिन कितनी बढ़ती जाएगी। और यहाँ से आजकल अच्छे क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी एग्ज़ाम का पोर्शन करंट अफेयर कवर करता है, चाहे वो इंडिया का लेवल का करंट अफेयर हो, चाहे किसी भी स्टेट का, व्हाटएवर जो भी हो, चाहे स्टेट के एग्ज़ाम हो। हर एग्ज़ाम के अंदर करंट अफेयर का अलग वेटेज रहता है, चाहे नेशनल लेवल का करंट अफेयर या इंटरनेशनल करंट अफेयर्स या किसी स्टेट का करंट अफेयर्स। अपने हर एक मुद्दे को, हर एक पहलू को साथ लेके चलेंगे, हर एक पर्सन को, हर एक हेडलाइन को, हर एक सुर्खी को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। आपको हर एक उस शब्द से वाकिफ कराएंगे जो आजकल इस दुनिया में चल रहा है या आज के दिनों में चर्चा में आ रहा है। हर एक शब्द को समझाने की कोशिश करेंगे। सो शुरुआत करते हैं। सहयोग देना, आपके सहयोग से ही शुरू कर रहे हैं। सो पहला सबसे शुरुआत करते हैं। थोड़ी सी परेशानी होगी क्योंकि वाइट बोर्ड है, बट सहयोग करोगे और खुद अपने हाथ से नोट्स बनाओगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा याद रहता है। आपने अपने हाथ से लिखी हुई चीज़ अपने को ज़्यादा याद रहती है। सो शुरुआत करते हैं। पहली हेडलाइन क्या है? ICAR ने एक कृषि अनुसंधान की एक सूची जारी की है। क्या जारी की है? सूची। कौन से वर्ष की? 2019, 20 और 2020-21 की। संयुक्त रूप से क्या, एक संयुक्त रूप से एक सूची जारी की है जिसके अंदर काजरी जोधपुर, राजस्थान का काजरी जोधपुर का कौन सा स्थान है? 11वां स्थान है। और भी कुछ अनुसंधान है, पर इसके अंदर सबसे टॉप के अंदर 11वां स्थान पर काजरी लेके बैठा है। ठीक है ना। ICAR एक इंस्टीट्यूट है, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है
जिसने एक कृषि अनुसंधानों की एक सूची जारी की है, जिसके अंदर अपने राजस्थान के जोधपुर काजरी का 11वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 11वां स्थान है। ओके, उसके बाद अपने बात करते हैं कुछ और भी इंस्टीट्यूट है अनुसंधान से रिलेटेड, उनका स्थान भी आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आईसीएआर की। आईसीएआर क्या होता है, फिर एक धीरे धीरे अपने को समझ में आएगा क्या सिस्टम है। ओके, आईसीएआर, आईसीएआर का पूरा नाम क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, जिसका इंग्लिश में नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 के अंदर हुई है, और जिसका हेडक्वार्टर है दिल्ली के अंदर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ये है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र का अध्यक्ष होता है वर्तमान कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री। ठीक है, कौन है? वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री। अब अपना कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र तोमर। क्या नाम है उसका? नरेंद्र तोमर, वर्तमान अध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष के अलावा एक जीडी होता है, डीजी होता है। तो अब डीजी कौन है अपना वर्तमान? डॉक्टर त्रिलोक मोहपात्रा। क्या नाम है? डॉक्टर त्रिलोक मोहपात्रा। आईसीएआर से रिलेटेड सारी चीजें मैंने बता दी हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को अंदर, हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर। इसका अध्यक्ष होता है जो वर्तमान कृषि मंत्री होता है। इस समय अपना कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, एक डीजी होते हैं जो है डॉक्टर त्रिलोक मोहपात्री। ओके, उसके बाद एक छोटी सी आईसीआर से रिलेटेड चीज और बता देता हूं मैं। आईसीएआर का कार्य क्या होता है? आईसीएआर का कार्य होता है शिक्षा और रिसर्च या शोध, और तीसरा है एक्सटेंशन। कृषि से संबंधित जो भी शिक्षा होती है वो आईसीएआर के अंदर होती है। कहने का मतलब जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज होती हैं वो आईसीएआर के अंडर होती हैं। जो भी रिसर्च होती है, जैसे राजस्थान के अंदर काजरी है, आफरी है, जितने भी शोध संस्थान है, शोध का कार्य है कृषि से संबंधित, वो सब आईसीएआर के अंदर होता है। एक्सटेंशन के अंदर जो भी शोध होते हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, सफलता मिलने के बाद किसानों तक पहुंचाने का कार्य भी आईसीएआर का काम होता है। इसके अंदर बहुत सारे संस्थान हैं, बहुत सारे शोध संस्थान है। चावल शोध संस्थान के अंदर, आलू शोध संस्थान के अंदर, ऊंट अनुसंधान के अंदर, ऊन अनुसंधान के अंदर, मसाला, जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी शोध संस्थान है सारी आईसीएआर के अंदर काम करते हैं। समझ आ गया सबको? ओके, ये हो गया अपने इस पार्ट से अपने इंडिया लेवल का भी करंट अफेयर कवर हो गया आईसीएआर। अब बात करते हैं काजरी की। क्या बात करते हैं? काजरी का हेडक्वार्टर कहां है? जोधपुर के अंदर। ठीक है, काजरी का कहां है? इसकी स्थापना की गई थी 1952 के अंदर। ठीक है, स्थापना 1952 के अंदर। हेड कहां है इसका? अपने जोधपुर के अंदर। ठीक है, निर्देशक हैं इसके, या डायरेक्टर इंग्लिश में बोल दे तो निर्देशक है ओपी
यादव। क्या है? ओपी यादव। अभी चर्चा में चल रहा है काजरी का बाजरे के कुरकुरे, कुरकुरे और बाजरे के बिस्किट। क्या है? बिस्किट। इसका ये जो बनाए गए हैं सबसे पहली बार काजरी जोधपुर के अंदर बनाए गए हैं। इसका जो आईसीआर की रैंकिंग के अंदर इसका कौन सा स्थान है? 11वां स्थान है। ये याद रखने वाली बात है। बाकी जो काजरी से रिलेटेड जो भी मेन चीजें हैं मैंने बता दी गई हैं। ठीक है। उसके बाद काजरी के बाद आफरी। आफरी भी जोधपुर के अंदर है, सबको पता होगा। ठीक है। 11वां स्थान तो काजरी को मिल गया, तो 39वां स्थान, क्या 39वां स्थान मिला है राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान। ठीक है। 11वां स्थान मिला है अपने काजरी को। 49वां स्थान राष्ट्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बिछवाल बीकानेर। कहां? बीकानेर के अंदर। ये सूची किसने जारी की थी? आईसीएआर ने। किसने जारी की थी? आईसीएआर ने। उसके बाद 84वां स्थान रेपसीड अनुसंधान केंद्र। कहां है ये? सेवर बर्थपुर के अंदर। देखो, जरूरी नहीं है क्वेश्चन ये पूछे भी इसका स्थान क्या है। इसका स्टैटिक में क्वेश्चन भी बन सकता है। नाम क्या? राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान कहां है? बीकानेर के अंदर। कहने का मतलब जो बाकी क्वेश्चन बनते हैं वो भी इन्हीं पोर्शन से रिलेटेड से बनते हैं। आज के लिए चर्चा में है तो इसको याद रखना चाहिए भी अपना। ये कहां है? बीकानेर के अंदर। 84वां स्थान जरूरी नहीं यही आए, इससे रिलेटेड ही आएगा ना, सेवर बर्थपुर वाला, ये भी आ सकता है। इसी तरीके से 89वां स्थान, 89वां स्थान बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र। कहां है ये? तबीजी अजमेर। कहां है? अजमेर के अंदर। 3 अनुसंधान भी याद होगा, बीजे मसाला अनुसंधान तबीजी अजमेर, राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान बिचवाल बीकानेर, रेस्पीड अनुसंधान केंद्र सेवर बर्थपुर। 49वां, 84वां और 89वां स्थान। 11वां स्थान काजरी का है। ठीक है। उसके बाद एक और है, एक है 91, 91वां स्थान है ऊंट अनुसंधान केंद्र। ऊंट अनुसंधान केंद्र का है जोहड़बीड़ बीकानेर। कहां है? बीकानेर। आगे समझ में? एक हेडलाइन अपनी कंप्लीट हो चुकी है। क्या था? आईसीएआर अनुसंधान की एक लिस्ट जारी की थी 2019, 20 और 20-21 की, जिसके अंदर काजरी का अपना स्थान था 11वां, और बाकी जो है 49वां स्थान राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान बिछवाल बीकानेर के अंदर, 84वां स्थान रेस्पीड अनुसंधान केंद्र सेवर बर्थपुर, और 89वां स्थान बीजे मसाला अनुसंधान केंद्र तिबीजी अजमेर, और 51वां स्थान ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर। समझ में आ गया? ये है एक हेडलाइन जिसको अपने अच्छी तरह खोल के पढ़ा था। अगला पढ़ते हैं। ओके, अगला पढ़ते हैं। क्या है? मैं खुल के बताने की कोशिश कर रहा हूं। आईसीएआर को भी अपना ने अच्छे से पढ़ा है। कब स्थापना हुई, उसका अध्यक्ष वर्तमान कौन है, अध्यक्ष कौन होता है, स्थापना क्या हुई, क्या कार्य होता है। प्लीज आप भी इस चीज को समझने की कोशिश करना। ठीक है। दूसरी है, एक है नाबार्ड। क्या है? नाबार्ड।
नाबार्ड ने अपने एक पहल की है कृषि निर्यात सुविधा केंद्र। कृषि निर्यात सुविधा केंद्र। नाबार्ड ने अपने राजस्थान के अंदर एक कृषि निर्यात सुविधा केंद्र बनाया गया है। वो किस जिले में बनाया गया है? किसके अंदर बनाया गया है? जोधपुर के अंदर। किसके अंदर? जोधपुर के अंदर। सिंपल सी हेडलाइन की थी, एक थी क्या, यही थी कि भी नाबार्ड ने जोधपुर के अंदर कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है। किसकी की है? कृषि नाम क्या, कृषि निर्यात सुविधा केंद्र की स्थापना की है नाबार्ड ने। ठीक है, कहां के? जोधपुर के अंदर। इसका क्या कार्य है? जो अपने कृषि से संबंधित जो भी उपज होती है, जैसे कुछ भी अपने कृषि से संबंधित जो भी अपने उगाते हैं, फसल उगाते हैं, उसको निर्यात मतलब बेचने के लिए कुछ एक सुविधा केंद्र है, यानी कि लोगों को खरीदने के लिए कहीं भटकना ना पड़े और लोगों को बेचने के लिए भटकना पड़ने, एक ऐसे सुविधा केंद्र की स्थापना की है जहां पे आसानी से अपनी चीजों को निर्यात कर सकें, मतलब बेच सकें। उसको मद्देनजर रखते हुए नाबार्ड ने एक सुविधा केंद्र की स्थापना की है। कहां की है? जोधपुर के अंदर। कहां की है? जोधपुर के अंदर। अब बात आई नाबार्ड की। ठीक है, थोड़ा नाबार्ड के बारे में भी बात कर लेते हैं। नाबार्ड की स्थापना किन स्थिति में हुई, यदि वो बात करें तो थोड़ा सा अपने खींच के ले जाएंगे। नाबार्ड होता क्या है उसकी बात करें। नाबार्ड एक कृषि क्षेत्र का एक बहुत बड़ा बैंक होता है। जो कृषि या ग्रामीण बैंक जो भी होते हैं ना, ग्रामीण बैंक या ग्रामीण से संबंधित जो भी बैंक से संबंधित जो भी कार्य होते हैं, वो नाबार्ड कंट्रोल करता है। यानी ग्रामीण क्षेत्र में किसी ने कार्य करना है, लघु उद्योग शुरू करने हैं, किसी ने छोटे उद्योग शुरू करने हैं ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, यानी कि कृषि से संबंधित कोई लोन लेना है, केसीसी है, ये जितने भी कार्य हैं ये नाबार्ड कंट्रोल करता है। ग्रामीण बैंकों को हमेशा नाबार्ड कंट्रोल करता है। नाबार्ड एक ऐसा बैंक है, इसका नाम है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि एक नेशनल बैंक है जो एग्रीकल्चर एंड रूरल कृषि और ग्रामीण क्षेत्र को विकास करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, बनाने के लिए एक ऐसे बैंक की स्थापना की गई है। बात ऐसी है, अपनी पीएम थी इंदिरा गांधी। थोड़ा सा यदि हिस्ट्री की बात करूं नाबार्ड की, इससे पहले मुरारी जी देसाई की पीएम थे। जब बात कर रहे हैं 80 की और 81 की बात कर रहे हैं, इस समय की बात करें 81 की बात कर रहे हैं। इनसे पहले जो पीएम थे अपने भारत के, वो थे मुरारी जी देसाई और जनता पार्टी की सरकार थी। उसके बाद जब वापस इंदिरा गांधी आई तो इन्होंने सोचा कि जो अपनी 65% जो जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, मतलब अधिकतम संख्या, मतलब 2/3 भाग जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर है, और 50 से 55 लोग जो प्रतिशत जो लोग हैं वो कृषि से संबंधित है, या तो डायरेक्ट कृषि करते हैं या कृषि से संबंधित उनके व्यवसाय या कार्य हैं। उस स्थिति के अंदर उन्होंने सोचा भी एक ऐसे बैंक की स्थापना करें जो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को, या एग्रीकल्चर एंड मतलब कृषि और ग्रामीण क्षेत्र को बढ़ावा दे, उनको विकास, उनमें विकास हो। उसके लिए नाबार्ड की स्थापना की गई थी। मतलब समझ रहे हो ना अभी किस उद्देश्य से स्थापना की गई थी। 65% जनता अपनी ग्रामीण है और उनमें से भी 50 से 55% लोग कृषि से संबंधित कार्य करते हैं। उनकी दिनचर्या जो सुख सुविधा है वो कृषि से संबंधित है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना अपने इसी क्षेत्र को बढ़ावा करें, ऐसी संस्थान बने, तो उन्होंने नाबार्ड की स्थापना करवाई गई। किस कमेटी से
कि एक कमेटी बनाई। उस समय एक कमेटी थी, उस कमेटी की सिफारिश पर एक जो पी शिवरमन एक कमेटी थी, उसकी सिफारिश पर जी इसके अध्यक्ष थे, बी शिवरमन के अध्यक्ष थे कमेटी के, और 12 जुलाई 1982 के अंदर इसकी स्थापना कर दी गई। क्या कर दी गई? स्थापना कर दी गई। और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली मत लिख देना, मुंबई है इसका। सोचा हर का यहां पे होगा। इसका हेडक्वार्टर क्या है? मुंबई के अंदर इसकी स्थापना कर दी गई। आ गया समझ में सबको? क्या बात की है? नाबार्ड की बात की है। कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहां स्थापन किया गया है? जोधपुर के अंदर। ओके, हो गया समझ? चलो, बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा समय लग रहा है, बट चीजों को समझाकर खुलकर बताने की कोशिश मैं कर रहा हूं। थोड़ा सा देर रखें। अब बात करते हैं राष्ट्रीय खेलों की। काफी समय बाद, करीबन 7 साल के समय के बाद जो अपने राष्ट्रीय खेल आयोजन हुए हैं, इससे पहले 2015 के अंदर आयोजन हुआ था राष्ट्रीय खेलों का। 7 साल के बाद यदि कोई राष्ट्रीय खेल, मतलब भारत के सबसे बड़े खेल तो राष्ट्रीय खेल होंगे, वो आयोजन हो रहा है तो उसके ऊपर क्वेश्चन तो पक्का आएगा। तो ये बेटा जी गांठ बांध लो कि यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा। जो भी एग्जाम होगा, 7 साल बाद आयोजन हो रहा है और भारत का सबसे बड़ा खेल है, तो प्रश्न पक्का आना है। बात करते हैं राष्ट्रीय खेल या नेशनल गेम। ठीक है, राष्ट्रीय खेल या नेशनल गेम। बात है 2022 की। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, ये याद रखने वाली बात है, सीधे ही कर लो। इस बार कौन सा है? 36वां। कौन सा है? 36वां राष्ट्रीय खेल खेला गया 2022 के अंदर। कौन से नंबर का खेला गया? 36वां राष्ट्रीय खेल खेला गया है। तो अभी मैंने बोला था भी 7 साल के बाद राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं, तो 35वां कहां खेला गया होगा? कब खेला गया होगा राष्ट्रीय खेल? पैंतीसवां 2015 के अंदर। ठीक है, 2015 के अंदर इससे पहले गेम खेले गए थे, नेशनल गेम 2015 के अंदर। 7 साल के बाद 36वां राष्ट्रीय खेल खेला गया 2022 के अंदर। कहां खेला गया? मेजबानी किसने की है? गुजरात के अंदर। कहां है? गुजरात के अंदर। कब खेले गए? 19 सितंबर से लेके 12 अक्टूबर तक। प्रश्न यहां से नहीं आएगा, पर थोड़ा सा अच्छा लगता है बताने में भी, आपको सुनने में भी। ठीक है, 29 सितंबर से लेके 12 अक्टूबर तक कहां खेला गया? गुजरात के अंदर। गुजरात के कुछ 6 शहरों के अंदर खेला गया। शुरुआत किस शहर से की है? ये अच्छा क्वेश्चन है। जो आयोजन या उद्घाटन कह दो, वो खेला गया था अहमदाबाद के अंदर। कौन से शहर के अंदर? अहमदाबाद के, गुजरात के अहमदाबाद शहर के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर करीबन इसका सबसे, कोई भी खेल होता है उसके शुभंकर होता है। इसका शुभंकर है, क्या है शुभंकर? इसका शुभंकर क्या है? इसका सावज। क्या है? सावज। ठीक है, तो इसके अंदर 36वां राष्ट्रीय खेल खेला गया है गुजरात के अंदर। पहला जो खेल है, उद्घाटन समारोह हुआ था इसका अहमदाबाद के अंदर 29 सितंबर से लेके 12 अक्टूबर तक। शुभंकर सावज, जिसको जो एक तरह का शेर ही होता है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर 36वां खेल है, तो 36 स्पर्धों के अंदर या 36 खेल खेले गए हैं। इसकी थीम क्या है? खेल से एकता का उत्सव। याद रखने वाली चीजें हैं, खेल से एकता का उत्सव।
उद्घाटन समारोह अहमदाबाद के अंदर, गुजरात के अंदर, 36वां राष्ट्रीय खेल 2022। ठीक है ना, याद रखने वाली चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो आएगा यहां से। ओके, उसके बाद एक चीज और मैं बता देता हूं, 35वां कहां हुआ था? केरल के अंदर। कहां हुआ था? केरल के अंदर। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, सीधा तो क्वेश्चन आता नहीं है ना आजकल। उसके बाद हुआ क्या था? 35वां 2015 के अंदर केरल में हुआ था। उसके बाद डिसाइड किया गया था 36वां जो होगा 2020 के अंदर गोवा में होगा। कहां होगा? गोवा में के अंदर। बट हुआ क्या? कोरोना आ गया, कोरोना से वो खेल रद्द हो गए, फिर 36 में कर दिए गए गुजरात के अंदर। अब जो 37वां होगा ना, 37वां राष्ट्रीय खेल, जो 37वां राष्ट्रीय खेल होगा वो कहां खेला जाएगा? गोवा के अंदर, 2023 के अंदर। इंडियन ओलंपिक काउंसिल ने डिसाइड कर दिया है 37वां राष्ट्रीय खेल होगा जो गोवा के अंदर होगा। एक नेशनल ओलंपिक काउंसिल है ना, उसी तरह का अपनी इंडिया की भी एक काउंसिल बनी हुई है, ओलंपिक काउंसिल, वो ही निर्धारित करता है कहां होगा। तो 37वां राष्ट्रीय खेल अपना गोवा में होगा अगले साल, और इस वाले गुजरात में, 2015 वाले केरल के अंदर। ये 35वां, 36वां और 37वां, ये नंबर भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, समझ में आ गया? कहां है? गुजरात के अंदर। थीम भी बता दी, खेल से एकता का उत्सव, और मैंने शुभंकर भी बता दिया, सब कुछ बता दिया। अब बात करते हैं राजस्थान की। अपने राजस्थान का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं ना, तो राजस्थान के ऊपर आते हैं। राजस्थान के अंदर क्या हुआ और कैसा सिस्टम हुआ, वो चीजें थोड़ी सी अपने लेकर चलते हैं। राजस्थान का जो सहयोग रहा वो देखते हैं। ओके, राजस्थान कितने कुल खिलाड़ी भाग लिया? कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? 254। कितने? 254 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। और अब हर खेल को स्पॉन्सर करने वाली, खर्चा उठाने वाली एक होता है ना, तो अपनी टीम को स्पॉन्सर किया था एसबीआई ने। किसने किया? स्पॉन्सर किसने किया था? एसबीआई ने। ठीक है, अब 12 अक्टूबर हो चुकी है और आज खेल खत्म हो चुके हैं। अपने हिस्से में कुल मेडल आए हैं, 30। कितने आए? 30 मेडल, जिनमें से गोल्ड आए हैं, यानी कि स्वर्ण पदक आए हैं 3, और उसके बाद सिल्वर के बाद सिल्वर कितने हैं? 3, और कांस्य या ब्रॉन्ज, कांस्य आए हैं 24। कितने आए हैं? 24। 3, 3, 24। कितने 3, 3, 24। ठीक है, अब याद करने वाले कितने? गोल्ड कितने आए हैं? कितने आए हैं? गोल्ड कितने आए हैं वो देखना है। ओके, सबसे पहला गोल्ड आया है, फिर पढ़ना है सेकंड गोल्ड, फिर पढ़ना है थर्ड गोल्ड। पहला गोल्ड है विवान कपूर। कहां से है? जयपुर से है। सबसे इंपॉर्टेंट, कौन से खेल से संबंधित है? कौन से खेल से संबंधित है? निशानेबाज, निशानेबाजी। कौन से खेल से? निशानेबाजी से। प्रश्न पूछा जाएगा विवान कपूर का कौन से खेल से संबंधित है? निशानेबाजी से। विवान कपूर किस राज्य से संबंधित है? जयपुर से। ठीक है, विवान कपूर इस बार चर्चा में आए हैं, क्या जीता है? गोल्ड मेडल। किसके अंदर? नेशनल गेम के अंदर। कौन से? 36वें गेम के, 36वें नेशनल गेम के अंदर। ओके, उसके बाद कविता सिहाग। क्या है? कविता
सिहाग कहां से है? बीकानेर। और खेल है साइकिलिंग, कहां से, क्या है? साइकिलिंग। उसके बाद मुकेश चौधरी, मुकेश चौधरी, खेल का नाम वुशु, 75 केजी कैटेगरी के अंदर। वुशु क्या होता है? वुशु एक गेम है जिसके अंदर यानी कि किक बॉक्सिंग की तरह होता है, बट उसके अंदर थोड़ी किक भी यूज की जाती है। बॉक्सिंग के अंदर अकेले हैंड यूज किए जाते हैं, और वुशु एक तरह का गेम है जिसके अंदर अपने लेग्स भी यूज करते हैं। उस गेम को वुशु बोलते हैं। अपनी राजस्थान के अंदर वुशु एसोसिएशन भी बनी हुई है। ओके, ये है थोड़ा सा सार अपने नेशनल गेम्स का। ओके, यदि अपने उसके ऊपर राजस्थान लेवल पर पढ़े तो ये अपने को 30 मेडल जीते थे वुशु टीम ने। यदि अपने राजस्थान की वुशु टीम की बात करें तो इसने कुल 5 मेडल जीते थे, 1 गोल्ड और 4 कांस्य। यदि आप चाहोगे तो नेशनल गेम के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, जिसके अंदर अपने जो 30 मेडल जीते हैं उन सभी खिलाड़ियों के नाम, उनके संबंधित जिले और किस खेल से संबंधित है, सबके ऊपर अपने बात कर लेंगे। यदि आप यदि ऐसा चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, मैं जरूर बनाऊंगा। एक बार ये छोटा सा एक हाईलाइट जो पॉइंट है वो मैंने बात की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज अपने बात कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं, अच्छी हेडलाइन है, अच्छी सुर्खियां हैं, पर्सन बनेगा इस किसी न किसी एग्जाम के अंदर, पर्सन तो बनेगा। ठीक है, बात करते हैं। उसके बाद अगली हेडलाइन, 3 हेडलाइन अपनी हो चुकी हैं। रोज से 4 से 5 6 से 7 जितनी भी हेडलाइन कवर करने की कोशिश करेंगे, और उन हेडलाइन को, उन सुर्खियों को अच्छे से समझने की, अच्छे से पोस्टमार्टम करने की कोशिश करेंगे। प्लीज सहयोग देना और अपने अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करना। अगली हेडलाइन है, आपको पता होगा दूसरी जो फॉरेनर कंट्रियां हैं उसके अंदर अपने राजदूत या उच्चायुक्त रहते हैं। जैसे कनाडा के अंदर अपना उच्चायुक्त, यूके के अंदर, उसी तरीके से दूसरी कंट्रियों के उच्चायुक्त अपनी कंट्री में भी रहते हैं, भारत में भी रहते हैं। कनाडा के या अमेरिका के या जर्मन के, हर तरह के दूतावास अपने भारत के अंदर हैं, आपको पता होगा। उसी तरीके से जो कनाडा का उच्चायुक्त, कनाडा के उच्चायुक्त ने जो अपने भारत के अंदर है, उसने अपने एक अजमेर की एक लड़की है या अजमेर की एक बालिका है जिसका नाम है कायरा खन्ना। क्या नाम है? कायरा खन्ना। इस बच्ची को या इस बालिका को एक दिन का उच्चायुक्त बनाया गया है, एक दिन का उच्चायुक्त बनाया गया है। अब भाई इसको क्या जरूरत पड़ेगी भी इस बालिका को एक दिन का उच्चायुक्त बनाया जाए? कुछ ऐसा घटना भी हुई होगी ना, किन स्थितियों के अंदर बनाया गया होगा। हुआ ऐसा भी 11 अक्टूबर की बात है। 11 अक्टूबर को क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है। क्या होता है? बालिका दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के ऊपर जो कनाडा का उच्चायुक्त, उसने कोई एग्जाम या प्रतियोगिता कंडक्ट कराई थी, जिसके अंदर इस बच्ची कायरा खन्ना ने एक प्रथम स्थान प्राप्त किया था। उसको मद्देनजर रखते हुए कनाडा के उच्चायुक्त ने कायरा खन्ना को एक दिन का कनाडा एम्बेसी का या कनाडा दूतावास का उच्चायुक्त बनाया गया था। ये ऐसी कहानी थी 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य के अंदर। अब यहां से बच्चे प्रश्न क्या आते हैं? बात तो सीधे ये होगी ना भी कनाडा का उच्चायुक्त है और उसने एक दिन का
उच्चायुक्त बना दिया इस कायरा खाना को। ये अजमेर से संबंधित है। अब अजमेर के ये कॉलेज से संबंधित है जिसका नाम है, कौन से कॉलेज से संबंधित है? अजमेर का बहुत ही फेमस कॉलेज है। क्या नाम है उसका? क्या नाम है सब बोलेंगे? मेयो कॉलेज। क्या नाम है उसका? मेयो कॉलेज। मेयो कॉलेज से संबंधित है। यदि उसकी स्थापना की बात करें, सबको पता होगा स्थापना किसने की थी? 1875 के अंदर स्थापना हुई थी। और उद्घाटन किसने किया था? किसने किया था? डफरीन ने। थोड़ा याद रखना, ये उद्घाटन किया था डफरीन ने 1875 के अंदर। मेयो कॉलेज की स्थापना हुई थी और ये बच्ची उसी कॉलेज के अंदर पढ़ती है। एक प्रश्न और है, प्रथम छात्र कौन था? क्या नाम था उसका? मंगल सिंह। क्या नाम था? मंगल सिंह। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन और आता है, यदि आप बताना चाहेंगे। ये तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस था। क्या था? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब होता है, ये थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताना। राष्ट्रीय, एक देखो, एक तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, इंटरनेशनल गर्ल्स डे, एक नेशनल गर्ल्स डे भी आता है। प्लीज सर्च करना, यदि नहीं पता तो मैं बता देता हूं। 24 जनवरी को राष्ट्रीय या नेशनल बालिका दिवस होता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रख लेना। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। और एक दिन का उच्चायुक्त किसने बनाया? कायरा खन्ना को। किस जिले से संबंधित है? अजमेर से। कॉलेज लॉर्ड मेयो कॉलेज। स्थापना 1875 का। उद्घाटन किसने किया? डफरीन ने। मेयो मत बोल देना, मेयो नाम से तो मेयो ने किया होगा। उसके बाद डफरीन ने इसका उद्घाटन किया था। और प्रथम छात्र था, क्या नाम था उसका? मंगल सिंह। ओके, उसके बाद बात करते हैं अपने बीकानेर जिले की बात करते हैं। किस जिले की बात करते हैं? बीकानेर जिले की बात करते हैं। छोटी सी बात है, बीकानेर जिले की बात करते हैं। बीकानेर जिला, बीकानेर जिले का जिला प्रशासन है ना, आजकल काफी सुर्खियां बटोर रहा है। हुआ क्या? बीकानेर जिले के जिला प्रशासन ने एक अभियान शुरू किया है, एनीमिया मुक्त अभियान। इन्होंने अभियान शुरू किया है, बीकानेर प्रशासन ने एनीमिया मुक्त अभियान। एनीमिया सबको पता है क्या होता है? अब प्रश्न आ जाए एनीमिया, तो चर्चा में रहा है एनीमिया, तो प्रश्न क्यों नहीं आएगा? चाहे साइंस से रिलेटेड है, पर करंट अफेयर में चर्चा में रहा है ना, तो प्रश्न यहीं से आते हैं। अब एनीमिया पढ़ डालो सारा, एनीमिया किस के कारण से होता है, क्या होता है, पढ़ डालो सारा। ठीक है ना, अपन भी पढ़ेंगे थोड़ा सा, बट यहाँ पे साइंस खोल के नहीं बैठना। करंट अफेयर की बात, करंट अफेयर की बात करेंगे। बट जो अभी रिसेंटली तथ्य चल रहे हैं, जो सुर्खियां चल रही हैं, वही प्रश्न बनाते हैं। तो एनीमिया पढ़ डालो। ठीक है ना, बात करते हैं क्या इस अभियान के अंदर उन्होंने 2-3 चीजें शुरू की हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। एक तो उन्होंने शक्ति दिवस मनाना शुरू किया गया है। एक दूसरा किया गया है, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम। ये दो, इस अभियान के अंतर्गत 2 योजनाएं शुरू की हैं। एक तो शक्ति दिवस मनाना शुरू किया गया, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम एक अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के अंदर क्या 60,000 सहजन एक पौधे का नाम है, इसको थोड़ा याद रखना।
सहजन पौधों का वितरण किया गया है। क्या किया गया है? वितरण किया गया है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम अभियान के तहत कौन से 60,000 पौधों का वितरण किया गया है? सहजन पौधों का वितरण किया गया है। अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से, किस राज्य ने शुरू, किस जिले ने शुरू किया है? बीकानेर के अंदर। कौन से अभियान के तहत? एनीमिया मुक्त अभियान के तहत। ठीक है, प्रश्न 3-4 तरीके से घूम के आ सकता है। अब बात करें शक्ति दिवस। शक्ति दिवस क्या होता है बेटा जी? हर माह के पहले मंगलवार को शक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। शक्ति दिवस में के रूप में मनाना। ठीक है, हर माह के पहले मंगलवार को शक्ति दिवस के रूप में मनाना, यह तो है शक्ति दिवस। किस अभियान के तहत? एनीमिया मुक्त अभियान के तहत। ठीक है, आ गया समझ में। और एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम अभियान के तहत 60,000 कौन से पौधे वितरण किए गए? सहजन के पौधे। कौन से जिले ने? बीकानेर जिले ने। कौन से जिले ने? बीकानेर जिले ने। ये अभी रिसेंट सुर्खियां बटोर रहा है ये जिला इस अभियान के तहत, याद कर लेना। उसके बाद बात करते हैं एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? एनीमिया क्या होता है? एक बीमारी है जो आयरन की कमी से होती है। किसकी कमी से? आयरन की कमी, यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन की कमी, यानी कि जो ब्लड सेल होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं या पूरे अच्छी तरह नहीं रहते, उसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। ये 90% जो है ना महिलाओं में होता है। ज्यादातर ये समस्या महिलाओं में देखी जाती है एनीमिया की। ब्लड की कमी हो जाती है जब चोट लगती है, उस चक्कर के अंदर बहुत दिक्कत का सामना पड़ता है। एनीमिया मुक्त। ठीक है, जो ज्यादातर ये लोग ये एनीमिया जो मतलब अच्छी तरह खाना पीना ना होना, उस स्थिति के अंदर एनीमिया होता है। ठीक है, एनीमिया को मुक्त अभियान शुरू किया बीकानेर ने अंदर। ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। अच्छे से आयरन खाओ, पालक वगैरह खाओ, तो ऐसी चीजों का सामना नहीं करना पड़ता। मतलब नॉर्मली पौष्टिक आहार नहीं खा पाते ना अपने, उस स्थिति के अंदर ये रोग होता है। अब अगली सुर्खी है, बहुत अच्छी है और क्वेश्चन यहां से भी बनेगा। राजस्थान की इकोनॉमी पर डिपेंड है ये जो भी अगली सुर्खी है इन्वेस्ट राजस्थान समिट। इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 हुआ कहाँ है? 6-7 अक्टूबर को 2022 का हुआ है जयपुर के अंदर। है क्या चीज? थोड़ा खोल के समझा के ने की कोशिश करता हूं। हुआ ऐसा था, बात है 7-8 अक्टूबर की या 6-7 अक्टूबर की, को भी कर लो, 7-8 अक्टूबर की। ठीक है, 7-8 अक्टूबर की बात है। जो अपने आपको पता है जो अपनी राजस्थान है सबसे बड़ा एक स्टेट लगा लो और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। आप सबको पता होगा हर तरह के प्राकृतिक संसाधन यहाँ से मिलते हैं। खनिज और सोलर ऊर्जा या ऊर्जा के क्षेत्र में मान लो, खनिज के क्षेत्र में मान लो, और भी यदि अपने बात करें हर क्षेत्र के राजस्थान भरपूर है। यानी कि इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से देखा जाए राजस्थान को काफ़ी अच्छे दर्जे पर देखा जाता है। यदि भी कोई भी बाहर का लोग यहाँ पे व्यापार करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, उस स्थिति के अंदर राजस्थान को बहुत अच्छी नज़र से देखा जाता है। उसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए अपने अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जी ने
इन्वेस्ट समिट राजस्थान समिट 2022 आयोजन किया गया था। इस समिट के अंदर भारत के या इंटरनेशनल लेवल के जाने माने जो व्यापारी हैं या उद्योगपति हैं उन्होंने शिकस्त की थी। उसके अंदर जो भी उद्योगपति या इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो इन्वेस्ट किया उन्होंने, और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए या उनको स्पॉन्सर करने के लिए सरकार द्वारा भी कुछ ऐसे पहल दिए गए हैं। रिको क्षेत्र को बढ़ावा गया, औद्योगिक इकाइयों का शिलान्यास किया गया है, और काफ़ी ऐसे MOU हैं, कुछ समझौते हुए हैं उद्योगपति और राजस्थान सरकार के मध्य। इन यानी कि स्टेट की या राज्य की या प्रदेश की इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए ये समिट किया गया था। यानी कि बाहर के लोग इन्वेस्ट करें, यानी कि बाहर या दूसरे राज्य का पैसा या राजस्थान में आएगा तो इकोनॉमी नॉर्मल सी बात है, ऑटोमेटिकली बात है भी वो राजस्थान की बढ़ेगी। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का आयोजन किया गया था। कब किया? 7 से 8 अक्टूबर जयपुर के अंदर। ठीक है, इसके अंदर एक प्रश्न ये है भी इन्वेस्ट सबसे पहले एक प्रतियोगिता आयोजन की गई थी, राजस्थान प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता। कौन सी है? क्विज प्रतियोगिता। प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। उस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान किसने किया गया? प्रथम स्थान किसने लिया? प्रमिला चौहान। किसने लिया? एक प्रमिला चौहान, प्रमिला चौहान का है। ठीक है, ये तो एक बात होगी। उसके बाद प्रश्न ये आएगा, इन्वेस्ट राजस्थान क्विज प्रतियोगिता के अंदर प्रथम स्थान किसने हासिल किया था? प्रमिला चौहान ने। किसने? प्रमिला चौहान ने। अब बात करते हैं बाकी जो चीजों का शिलान्यास किया, कुछ परियोजनाएं शुरू की, उनकी बात करते हैं। प्रश्न वहां से भी बनेगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात हो। इसके बाद इसके अंदर हुआ क्या था? जो सबसे बात करें 1,40,00,000 करोड़, 1,40,00,000 करोड़ कितना है? 1,40,00,000 करोड़ की परियोजना। परियोजना 1,40,00,000 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास। क्या? शिलान्यास। ठीक है, सबसे पहला कार्य तो ये किया गया। ठीक है, उसके बाद 33 औद्योगिक इकाइयां, क्या? इकाइयों का शिलान्यास। ठीक है, 33 औद्योगिक इकाइयों का शिलान्यास। उसके बाद 18 औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण। अब ये बताओ, लोकार्पण और शिलान्यास के अंदर फर्क क्या होता है? कोई बता सकता है? एक तो शिलान्यास करना, अरे 33 औद्योगिक इकाइयों का शिलान्यास और 18 औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण, फर्क क्या है? बता सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देखो, 33 औद्योगिक इकाइयों का शिलान्यास मतलब इसका शिलान्यास कर दिया है, मतलब शिलान्यास, शिला क्या होती है? पत्थर होता है। क्या होता है? पत्थर। ठीक है, क्या होता है? पत्थर। क्या होता है? पत्थर। शिला का न्यास करना, पत्थर भी लिख देना भी, इसने इसका उद्घाटन कर दिया है। अब धीरे धीरे इसके ये जो नींव पत्थर रखते हैं तब किया जाता है, कोई भी परियोजना शुरुआत की जाती है। लोकार्पण जब कंप्लीट हो गया, सारा ताम जाम बन गया, अब लोगों को अर्पण कर दो, लोग उसको यूज कर सकते हैं, लोग उसको काम में ले सकते हैं, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लोकार्पण। ठीक है, ये दोनों फर्क है। उसके बाद रिप्स 2022 का उद्घाटन।
रिप्स 2022 का उद्घाटन। रिप्स 2022 का उद्घाटन, ठीक है। उसके बाद रिप्स 2022 का उद्घाटन करना है। रिप्स क्या है? रिप्स क्या है? राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, यानी कि एक इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए कुछ ऐसी स्कीम, यानी कि जो उद्योगपति हैं उनको कुछ लोभ लालच कुछ दिया गया भी आप अपने राजस्थान में आओ, हमको आपको ये देंगे, हम आपको ऐसा देंगे, इतना टैक्स में छूट देंगे, इतनी लैंड देंगे, ऊर्जा ये देंगे, वो देंगे। उसको इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए एक स्कीम लाई गई है। रिप्स 2022 का उद्घाटन किया गया है और 18 औद्योगिक इकाइयों को लोकार्पण, 33 औद्योगिक इकाइयों का शिलान्यास, 1,40,00,000 करोड़ परियोजनाओं का क्या किया गया है? शिलान्यास किया गया। अब एक मुद्दे की बात, क्या है? मुद्दे की बात। मुद्दे की बात 15 नए, अच्छा प्रश्न है। रिको, रिको क्या है? सबको पता होगा। रिको क्षेत्रों का उद्घाटन, ठीक है। 25 नए, पहले कितने हैं? औद्योगिक क्षेत्र कितने हैं रिको के अंतर्गत, पता है क्या? चलो पहले बात करते हैं रिको की। बात है 1969 की, उस समय की बात है। उस समय राजस्थान उद्योग व खनिज, उद्योग और खनिज विकास निगम, बात है 1969 की। राजस्थान उद्योग व खनिज विकास निगम एक साथ होते थे। नवंबर 1979 के अंदर जो है 1979 के अंदर जो खनिज अलग, उद्योग अलग कर दिया गया, खनिजों को अलग कर दिया गया। राजस्थान खनिज विकास निगम, खनिज विकास निगम अलग कर दिया गया और उद्योग को अलग कर दिया गया। तो जो इसका वर्तमान नाम है ना, वो 1980 के अंदर पड़ा था। क्या था? राजस्थान स्टेट इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। इसका वर्तमान 1980 के अंदर पड़ा था। अब इसके अंदर कितने औद्योगिक क्षेत्र हैं? 390, 25 नए और जोड़ दिए गए हैं। इसके अंदर औद्योगिक एरिया 390 है। औद्योगिक क्षेत्र काफी अच्छी पसंदीदा जगह है इन्वेस्टरों की, काफी अच्छी अनुकूल वातावरण मिलता है, मतलब इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से काफी अच्छी पहल थी। और उसके बाद रिको 25 नए रिको क्षेत्र की औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की गई। उसके बाद एक अच्छा काम और किया गया था, 6 भारत रत्न, भारत रत्न के राजस्थान रत्न पुरस्कार दिए गए, ठीक है। इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे राजस्थान रत्न के ऊपर। कब ये मैं बताऊं, राजस्थान रत्न के ऊपर एक अच्छा प्रश्न बनता है, कब शुरू किया गया, फिर वापस बंद कर दिया गया, फिर वापस कब शुरू किया गया, अपने सब पढ़ेंगे राजस्थान रत्न पुरस्कार। उसके बाद सबसे ज्यादा जो MOU या समझौते हुए हैं ऊर्जा के क्षेत्र के अंदर हुए हैं। क्या? ऊर्जा के क्षेत्र के अंदर, ठीक है। किसके अंदर? उद्योग ऊर्जा के क्षेत्र के अंदर, ठीक है। हो गया राजस्थान समिट, इन्वेस्टमेंट राजस्थान समिट 2022। इसके अंदर ये जो समझौते हैं या कुछ परियोजनाएं शुरू की गई हैं वो है, काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आज अपनी राजस्थान करंट अफेयर की पहली क्लास है, काफ़ी अच्छा कंटेंट देने की कोशिश की है। आशा करते सबको अच्छा लगा होगा। प्लीज़
अपने हाथ से लिखे नोट्स बनाने की कोशिश करना। आशा करते हैं आप सहयोग बनाएंगे, इस वीडियो को पूरा देखेंगे। पहली वीडियो है, कोशिश करेंगे आगे से आपको और अच्छा कंटेंट देने की। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और बताना भी, काफ़ी अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। और अंत में यही कहना चाहूँगा, वीडियो को पूरा देखना। कमेंट सेक्शन में यदि कुछ भी कुछ रह गया हो या कुछ पूछना चाहते हो, कुछ क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।